आज आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 2 प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड का मतलब होता है कि एक इंसान द्वारा अपने ऊपर किया जाने वाला गर्व या अभिमान, और यही अभिमानी व्यक्ति जब किसी अपने से कम ओहदे या कम हैसियत वाले इंसान को नापसंद करता है तो ये प्रेजुडिस कहा जाता है। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। ये चैप्टर एक नोवेल का छोटा सा हिस्सा है। फर्स्ट सीन में बेनेट फैमिली बैठी हुई है। बेनेट फैमिली में मिसिस बेनेट और उनकी बेटियां हैं। यहाँ पर फर्स्ट सीन में बताया गया है कि पड़ोस में ही जब से चार्ल्स बिंगले एक पड़ोसी आई हैं तब से मिसिस बेनेट को ये उम्मीद है कि उनकी सबसे बड़ी बेटी जेन उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि मिस्टर बिंगले एक अमीर व्यक्ति है और उनके साथ उनकी बेटी का जीवन अच्छे से बीतेगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जेन के लिए एक लेटर लेकर आया है। उसकी माँ पूछती है, जेन ये कहाँ से आया है लेटर, इसे किस बारे में है, उसमें क्या लिखा है, जल्दी करो और मुझे बताओ। जेन उस लेटर को पढ़ती है जो कि कैरोलिन बिंगले द्वारा लिखा गया है। कैरोलिन बिंगले मिस्टर चार्ल्स बिंगले की बहन है और ये जेन की अच्छी दोस्त भी है। वो लिखती है, माय डियर फ्रेंड, अगर तुम दयालु ना हो, मगर अगर तुम इतनी उदार नहीं हो कि मेरे और मेरी बहन लुइसा के साथ खाना खा सको, तो हम जीवन भर आगे के समय एक दूसरे से नफरत करेंगे। इस खतरे में होंगे कि हम एक दूसरे से नफरत करें अगर तुम हमारे साथ भोजन नहीं करती हो तो। तुम जानती हो कि एक महिला की बातचीत तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि उनके बीच क्वेरल झगड़ा ख़त्म ना हो जाए, मतलब झगड़ा शुरू ना हो जाए। कम ऑन, जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। जैसे ही तुम्हें रिसिप्ट मिले तुरंत यहाँ के लिए निकल पड़ो। मेरे भाई और कुछ जेंटलमैन आपके साथ आज भोजन करना चाहते हैं। योर एवर कैरोलिन बिंगले। इसके बाद जेन अपनी माँ से पूछती है कि क्या मुझे गाड़ी से जाना चाहिए, यानी घोड़े गाड़ी से। तो उसकी माँ कहती है, नहीं माय डियर, तुम अच्छा होगा तुम घोड़सवारी करके जाओ, ठीक है, घुड़सवारी करके जाओ। उसकी माँ के मन में ये चल रहा होता है कि आज लग रहा है कि बारिश होने वाली है और तेज़ बारिश होगी तो शायद मेरी बेटी को उनके घर ही रुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ एलिजाबेथ भी कहती है कि ये एक अच्छा विचार है, तुम्हें यकीन है कि ये उसे वापस घर नहीं बेचेंगे। तो उसकी माँ कहती है, नहीं सॉरी, पहले जेन पूछती है कि क्या मुझे कोच का इस्तेमाल करना चाहिए जाने के लिए। वो फिर से पूछती है तो उसकी माँ कहती है, नहीं मेरी डियर, तुम्हारे पिता जो है उस काउच यानी उस घोड़े गाड़ी का जो घोड़ा है उससे अलग नहीं करेंगे। आखिरकार जब जेन घर से निकल जाती है, जेन घर से निकल जाने के बाद कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है और ये बारिश पूरी शाम तक लगातार पड़ती रहती है बिना रुके, और जेन का भी अब वापस आना मुश्किल है। उसकी बहनों को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन उसकी माँ को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसका प्लान अच्छे से काम कर गया। अगले दिन जेन बेनेट की तरफ से एक लेटर आता है अपनी बहन एलिजा बेनेट के लिए। अब एलिजा को ही लिजी कहकर पुकारा जाता है। तो वो अपनी बहन एलिजा को लिखती है कि आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को अस्वस्थ पाया, ठीक है। मुझे लगता है कि कल शाम की जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से मैं बीमार हो गई। मेरे प्यारे दोस्त यानी मिसिस बिंगली, वो चाहती हैं कि जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं मैं वापस ना लौटूं, और वो चाहती हैं कि मैं मिस्टर जोन्स से मिलूं। मिस्टर जोन्स एक डॉक्टर हैं कि वो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहती हैं। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना जब तुम मेरी बीमारी के बारे में सुनो। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गले में खराश है और सिर्फ सिर दर्द हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। योर एवर जेन बेनेट। इसके बाद मिस्टर बेनेट जो परिवार के सदस्य मुख्य हैं यानी इनके पिता, वो कहती हैं अपनी वाइफ से, माय डियर, अगर जेन किसी खतरे में पड़ जाए और वो मर जाए तो तुम्हें तो बहुत सुख मिलेगा ये जानकर, क्योंकि ये पूरा प्लान तो तुम्हारा ही था, तुम ही चाहती थी कि वो मिस्टर बिंगले से जाकर मिले। तो मिसिस बेनेट कहती है, ओह डियर, कोई भी इंसान ऐसी छोटी मोटी बीमारी से, छोटी मोटी कोल्ड से नहीं मरता, वो अच्छी देख रेख में है। इसके बाद
नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एलिजाबेथ को चिंता होने लगती है। वो फैसला करती है कि वो अपनी बहन के पास जाएगी। घोड़ा गाड़ी अवेलेबल ना होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर घोड़ा गाड़ी नहीं थी उस समय, तो और ना ही उसे घुड़सवारी आती थी, तो उसने पैदल चलना ही बेहतर समझा। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रहोगी, ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, मतलब तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ चलते चलते, और तुम गंदी भी हो जाओगी। तो यहाँ पर एलिजाबेथ कहती है कि मैं जब वहाँ तक पहुँचूँगी तो मैं बिल्कुल फिट रहूँगी, मुझे बस अपनी बहन से मिलना है जो मैं चाहती हूँ। उसके पिता कहती हैं कि क्या मेरे लिए ये इशारा है, क्या तुम मुझे इशारा देना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई घोड़ा भेजूं? तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, मैं पैदल चलना चाहती हूँ, पैदल चलने से बचना नहीं चाहती। दूरी ज़्यादा नहीं है। अगर किसी इंसान के पास कोई इरादा हो, यानी एक इंसान के पास अगर इरादा हो, तो कोई लंबी दूरी उसके लिए कुछ नहीं होती। मुझे सिर्फ 3 मील की दूरी ही तय करनी है। मैं डिनर यानी शाम तक वापस लौट आऊँगी। अगले सीन में दिखाया गया है एलिजाबेथ खेतों से कीचड़ से होकर कैसे निकल रही है अपनी बहन से मिलने के लिए, और वो 3 मील ऐसे ही खेतों से कीचड़ों से होकर गुजर कर निकलती है, और आखिरकार मिस्टर बिंगले के घर पहुंच जाती है, चार्ल्स बिंगले। यहाँ पर जब वो अंदर पहुंचती है तो हर कोई देखकर उसको हैरान रह जाता है। यहाँ इस सीन में सभी सदस्य बैठे हुए हैं, साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं मिस्टर बिंगली की 2 सिस्टर। यहाँ पर मिस्टर बिंगली की 2 सिस्टर हैं, एक है कैरोलिन और दूसरे का नाम भी आगे आएगा। तो ये दोनों सिस्टर मिस्टर बिंगली की हैं। यहाँ पर मिस्टर बिंगली की सिस्टर उसे जेन के पास ले जाती हैं, जो कि जेन बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी और वो इतनी बीमार थी कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। अगले सीन में दिखाया गया कि डॉक्टर वहाँ उस रूम में आता है। वो जेन को चेक करता है और उसे बताता है कि इसे ठंड लग गई है जेन को, और सलाह देता है, जेन को सलाह दी जाती है कि वो अपने बेड से ना निकले, और इस सलाह को अच्छे से फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि जेन को बहुत ज़्यादा बुखार हो चुका था और जेन का सिर भी बहुत दुख रहा था, इसलिए उसकी देखरेख के लिए उसे कमरे में ही रखा जाता है। जब घड़ी में 3 बज जाते हैं तो एलिजाबेथ को याद आता है कि अब उसे घर चलना चाहिए, लेकिन उसकी बहन उसे रुकने के लिए कहती है प्लीज़ मत जाओ। मिस बिंगली ना चाहते हुए भी एलिजाबेथ को रोकने के लिए मजबूर है, और वो भी उसे आज के लिए नेदरफील्ड में रुकने के लिए कहती है। एलिजाबेथ भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगी। जेन एक नौकर को लॉन्गबर्न भेजा जाता है। लॉन्गबर्न यानी उनके गांव भेजा जाता है, जिससे कि वो उनके कपड़े यहाँ पर ला सके, जेन और एलिजाबेथ के। लॉन्गबर्न वो जगह है जहाँ पर बेनेट फैमिली रहती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया गया कि एलिजाबेथ डिनर के लिए नीचे आती है, और जल्द ही उसे यह एहसास हो जाता है कि वो क्यों मिस्टर बिंगली की सिस्टर्स को, बहनों को नापसंद करती है। वो इसलिए नापसंद करती है क्योंकि जब जेन आसपास नहीं होती तो वो जेन के प्रति उनका स्वभाव बिल्कुल बेरुखा होता है, यानी वो जेन के सामने अपने आप को अच्छा दिखाती हैं और जेन बाद में उसके पीछे उसकी बुराइयाँ भी करती हैं। जब एलिजाबेथ वापस ऊपर चली जाती है तो वो एलिजाबेथ के बारे में भी बुराइयाँ करती हैं। वो कहती हैं कि एलिजाबेथ कितनी इल मैनर्ड है, मतलब उसको कोई मैनर्स नहीं है, बातचीत करने का कोई ढंग नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है। फिर दूसरी सिस्टर कहती है, तुमने उसे देखा जब सुबह आई थी तो कितनी जंगली लग रही थी। नेक्स्ट सिस्टर कहती है, उसके बाल देखे कितने गंदे हैं, क्यों वो पूरे शहर इस तरीके से भगदड़ मचा कर यहाँ पर आई, बस इसलिए क्योंकि उसकी बहन को थोड़ी सी ठंड लग गई है। फिर दूसरी सिस्टर कहती है, तुमने उसका पेटीकोट तो देखा होगा, 6 इंच गहरी कीचड़ में सना हुआ है। इनकी बात सुनकर इनके भाई मिस्टर चार्ल्स बिंगले कहती है कि मुझे तो लगता है कि जब आज सुबह एलिजाबेथ यहाँ हमारे घर पर आई तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, और बात करें अगर उसके पेटीकोट की तो मेरा ध्यान उसके पेटीकोट पर नहीं दिया। इसके बाद मिस्टर बिंगली की सिस्टर मिस्टर डार्सी से पूछती है, ठीक है, अभी हम मिस्टर डार्सी एक और नए कैरेक्टर है इस नाटक में। वो मिस्टर डार्सी से पूछती है, मिस्टर डार्सी मुझे यकीन है कि आप कभी अपनी बहन को इस तरीके से नहीं देखोगे, इस तरीके से कीचड़ में से नहीं हुए और ऐसी हरकत करते हुए। तो मिस्टर डार्सी भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा,
ये बहुत ही भयानक तरीके से अभिमान, घमंड को दर्शाता है, जो कि मर्यादा से परे है, कि एक इंसान की मर्यादा का उल्लंघन है कि वो इस तरीके से किसी के सामने आए, ऐसे तौर तरीके से। फिर चार्ल्स बिगले, जो कि एलिजाबेथ का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि वो तो उसने अपनी बहन के लिए करा है, वो अपनी बहन के लिए उसका प्यार है। ये कितना सुंदर लगता है मुझे तो। इसके बाद उसकी बहन डिफार्ज से पूछती है कि डिफार्ज, मुझे तो लगता है कि मिस्टर डार्सी, कि मिस्टर डार्सी मुझे ये डर है कि उसके इस हरकत ने, जिस तरीके से वो साहस करके अपनी बहन से मिलने आई है, उसकी आंखों को देखकर शायद आपका नज़रिया बदल गया होगा। तो मिस्टर डार्सी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसकी आंख तो इसलिए चमक रही थी क्योंकि वो एक एक्सरसाइज करते हुए आई है, मतलब भागते दौड़ते हुए आई है अपने घर से, इसलिए उसकी आंख चमक रही थी, और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर मिस बिंगली कहती है, मतलब सिस्टर, कि मैं तो चाहती हूँ, पूरे दिल से ये कामना करती हूँ कि जेन बेनेट को अच्छा पति मिल जाए, वो अच्छे से सेटल हो जाए, पर लेकिन उनके जो परिवार है, उनके माता पिता बहुत गरीब है और उनके लो कनेक्शन है। लो कनेक्शन मतलब गरीब लोगों से ही उनके रिलेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा व्यक्ति उसको मिल पाएगा। तब चार्ल्स बिंगले कहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात कि वो गरीब है, इससे वो कम काबिल नहीं बन जाते। पर मिस्टर डार्सी कहती हैं कि गरीब होने की वजह से उन्हें वो जो व्यक्ति चाहिए शादी के लिए, यानी जो परिवार चाहिए, उसके लिए उनके पास चॉइस थोड़ी कम हो जाती है, उसके चांस कम हो जाती हैं कि एक अच्छे गुण वाला व्यक्ति उनको मिले। नेक्स्ट सीन, अगले सीन में दिखाया गया है कि एलिजाबेथ जेन के सो जाने के बाद ड्राइंग रूम में सभी के साथ आकर मिलती है। यहाँ पर एक व्यक्ति एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम कार्ड को पढ़ती हो, मतलब कार्ड्स खेलने हैं। तो उसकी मिसिस बिंगली की जो सिस्टर है वो कहती है, मिस एलिजाबेथ दो पढ़ने में, रीडिंग करने में बहुत अच्छी है, उसे और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तब एलिजाबेथ उनकी बातें सुनते हुए कहती है कि मुझे ना तो तुम्हारी तारीफ़ की ज़रूरत है, ना ही मैं तुम्हारी तारीफ़ के काबिल हूँ, ना ही तुम्हारी निंदा के काबिल हूँ, यानी जिस तरीके से तुम मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ना मैं उसके काबिल हूँ, ना मैं तुम्हारी तारीफ़ के काबिल हूँ। मैं कोई महान रीडर नहीं हूँ, मैं बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें करने में मुझे अच्छा लगता है। मिस्टर चार्ल्स बिंगले कहते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें अपनी बहन की देखभाल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मिस्टर चार्ल्स बिंगले की बहन मिस्टर डार्सी के साथ बातें कर रही हैं। तो इनके बीच क्या बातचीत होती है, देखिए यहाँ पर। मिस्टर बिंगले की बहन डार्सी से कहती है कि तुम्हारी पेरेम्बली में एक बहुत ही अच्छी बढ़िया सी एक लाइब्रेरी है ना मिस्टर डार्सी। तो मिस्टर डार्सी कहते हैं हाँ बिल्कुल, और उस लाइब्रेरी को बनाने में मैनी जनरेशन लगे, मतलब मैनी जनरेशन कहने का मतलब उसके पिता, उसके दादा की भी इसमें योगदान है इस लाइब्रेरी को बनाने में। फिर से वो कहती है, और तुमने खुद भी तो उसमें बहुत सारी बुक्स को ऐड किया है, तुम भी खुद जो है रोज़ बुक्स खरीदते हो। इसके बाद वो मिस्टर डार्सी से पूछती है कि क्या तुम्हारी जो बहन है वो स्प्रिंग के बाद, मतलब अब वो क्या बहुत बड़ी हो चुकी है? मुझे तो लगता है कि वो उतनी ही लंबी होगी जितनी कि मैं हूँ, और सच में वो इतनी ही सुंदर लड़की होगी जितनी मैं हूँ, और सुंदर सा उसका चेहरा होगा, अच्छे उसके मैनर्स होंगे। मुझे तो लगता है कि उसके उम्र के हिसाब से वो बहुत ही एक अकम्प्लीट मतलब एक अच्छे गुण वाली महिला होगी, जैसी कि उम्मीद की जाती है एक महिला से। मिस्टर चार्ल्स बिंगले कहती हैं कि ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि इतनी यंग लेडीज़ के पास इतना पेशेंस होता है कि वो अपने अंदर इतने सारे गुण इकट्ठा कर लेती हैं। मिस्टर डार्सी कहती है, तुम सभी लड़की में बहुत सारी गुण होती हैं, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो चार्ल्स बिंगले कहती है हाँ बिल्कुल, वो टेबल पेंट कर सकती हैं, कवर स्क्रीन कर सकते हैं, नेट पर पर्सिस, ये सब, मतलब ऐसे बहुत सारे काम कर सकती हैं। मैं शायद किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता कि ऐसे काम जो नहीं करता हो। पर चार्ल्स बिंगले की बहन का मानना है कि एक गुण वाली व्यक्ति वो होती है जिसे म्यूज़िक की नॉलेज हो, सिंगिंग की नॉलेज हो, ड्राइंग की नॉलेज हो, डांसिंग की नॉलेज हो, मॉडर्न लैंग्वेज आती हो, बहुत सी चीज़ें आती हो, साथ ही
अच्छे मैनर्स हो और चलने का तरीका भी उसका वेल मैनर्ड हो। साथ ही उसके एक्सप्रेशन, उसकी आवाज़, उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो। अगर उसके अंदर, एक महिला के अंदर ये सारी काबिलियत नहीं है तो वो इस दुनिया को आधा ही डिज़र्व करती है। आधा ही डिज़र्व करने का मतलब है कि उसके लिए दुनिया सिर्फ आधी ही जीने लायक है, वो कंप्लीटली ज़िंदगी जी नहीं रही है। साथ ही इस पर मिस्टर डार्सी भी ऐड करती हैं कि एक महिला के अंदर ये गुण तो होने ही चाहिए, साथ ही उसके साथ अंदर ये गुण भी होने चाहिए कि वो अपने मस्तिष्क को इम्प्रूव करने के लिए वो से रोज़ रीडिंग करनी आनी चाहिए। इसके बाद एलिज़ाबेथ कहती है कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई आपकी इन बातों को सुनकर कि आप जिस तरीके से आप किसी स्त्री के एक गुण के बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे तो लगता है आप कोई कुल 6 लड़कियों ही होंगी जिनमें ये सारे गुण होंगे। ठीक है, ऐसी बात कहती हैं। तभी इनमें से कोई बोलता है कि तुम्हें क्या अपने सेक्स यानी अपने फीमेल होने पर कोई संदेह है, क्योंकि तुम भी फीमेल हो, तुम एक महिला हो, और तुम इस बात से गंभीर क्यों नहीं हो कि एक महिला के अंदर ये सब चीज़ गुण होने चाहिए। तो वो भी ये कहती है कि मैंने कभी एक ऐसी महिला को नहीं देखा जिसमें इतनी सारी गुण हो, इतनी सारी कैपेसिटी हो, टेस्ट हो, एप्लीकेशन हो, एलिगेंस हो, जैसा कि आपने एक महिला के बारे में बताया है। ऐसे सारे गुण एक महिला के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। लिया गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन की नोवेल से। आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।